Hello everyone. Good morning to all of you. Screen. So if everything is okay, we can proceed. Okay, fine. So gravitation chapter जो चल रहा था उसको आगे बढ़ेंगे. Any doubt if you have from the previous lecture, then you are supposed to ask. Last lecture में अगर recap किया जाए, so we talked about potential energy change is equal to negative of the work done by conservative force, that's gravitational force. And then we came to know कि जो potential energy का change आता है, that come out to be m times delta v, where delta v is known as the potential difference and its value was minus from infinity, और अगर properly लिखा जाए तो 1.22 dot dr. So I'm just recapping कि कौन कौन से main points थे last class में. आपको आ रहा है. So infinity से लेकर के किसी point तक आओगे, वहाँ के लिए आपको e dot dr लगाना होता है. So after doing all this, so ये अपना final result है. किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है और आपको ग्रेविटेशनल फील्ड नोन है तो आप इसको यूज कर सकते हो. आपको इन फॉर्मूलाज के लिए टाइम देना होगा एंड दीज फॉर्मूलाज विल बी एग्जैक्टली वैलिड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल. वहां पर भी यही रूल चलेगा, अपीयरेंस एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस नाम बदल जाएगा. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बजाय अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा और ये ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाएगी, बिकॉज बोथ आर कंजर्वेटिव or both are coming because of the intrinsic properties like mass and charge. So एक तो ये फॉर्मूला निकाला. Then after what we talked about is this कि अगर अपने को पोटेंशियल ही निकालना है तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन dv कर सकते हैं किसी एक पॉइंट के पोटेंशियल को निकाल करके. सो दैट इज बेसिकली माइनस, और आप माइनस को बाहर रख लो, माइनस जी डी एम अपॉन आर. आई टोल्ड यू कि ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये थोड़ा सा इजी करेगा इंटीग्रेट करने में, क्योंकि इसमें वेक्टर्स नहीं इन्वॉल्व है और वेरिएबल्स के नाम पर दो वेरिएबल्स जा रहे हैं. यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट भी चलता है तो उसका ख्याल करना होता है. देन आफ्टर रिंग की वजह से पोटेंशियल आपने निकाला सेंटर पर, उसकी एक्सिस पर, और आपको उसके फॉर्मूलाज पता थे. एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, डाउट, क्लैरिफिकेशन नीडेड ऑन दिस? तो आप पूछ सकते हो अगर आपको समझ में आ जाए. सो वी कैन गो अहेड और भी डेरिवेशंस कर सकते हैं. ओके, इफ यू हैव डाउट यू कैन टाइप और आस्क व्हाटएवर. सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पोटेंशियल निकालने में यूज करेंगे स्फेरिकल बॉडीज के लिए. तो V ड्यू टू स्फेरिकल शेल. ये पॉपुलर फॉर्मूलाज में से, इसलिए हम लोग इनको डिराइव करेंगे और याद रखेंगे. जो भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं तो उससे अपने को ये समझ में आना चाहिए हाउ थिंग्स आर गोइंग. सो याद रखना भी आपके लिए आसान होगा. स्फेरिकल शेल यू नो कि एक ऐसा बॉडी होता है जिसका मास केवल कर रहा होता है, और लेट्स से इसका मास m दिया गया, इसकी रेडियस आ रहा है. पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, दैट मींस स्केलर फील्ड कैलकुलेट करनी है. ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड क्या होता है वो आप जानते हो, इनसाइड क्या होता है वो भी जानते हो. सो लेट्स से हम लोग पहले आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं. आउटसाइड कैलकुलेट करने से आप रिलेट कर पाओगे आउटसाइड. सो स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी कैपिटल आर से बड़ी होगी. लेट्स से हम किसी इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं. आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है.
सो उसके लिए अगर पोटेंशियल आपको पी पॉइंट कैलकुलेट करना है देन यू विल से कि पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी आर। हम ए डॉट डी आर वाले फॉर्मूले से जा रहे हैं इन्फिनिटी से लेकर के उस पी पॉइंट तक सेंस को क्रिएट करने के लिए। आपके पास एक दूसरा आइडिया भी है कि एक डी आर डी एम लो और उससे कैलकुलेट करो, आप देखोगे कि लेंथी कैलकुलेशंस गिरेंगी। इसको अवॉइड करने के लिए ऐसे हम लोग कॉन्सेप्चुअली थिंक करने वाले हैं। आप अगर इस फील्ड को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये जो फील्ड आने वाली है ये वो फील्ड आएगी जो आउटसाइड लाई करेगी। एंड ये जो ई फील्ड आपको लगानी होगी दैट विल बी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, आउटसाइड वाले पॉइंट्स। और हम लोग जानते हैं कि जो आउटसाइड के लिए फील्ड आती है वो वही आती है जो पॉइंट मास के लिए होती है, जीएम अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर क्या। और हम लोग पॉइंट मास का फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो भी इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास, इनफैक्ट द सेम एज दैट अ पॉइंट मास। तो इसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो मैथमेटिक्स भी वही जाएगी, सारी कैलकुलेशन भी वही जाएगी। तो क्या यहाँ से हम लोग एक डायरेक्टली रिजल्ट बोल सकते हैं कि इसका वही आंसर आएगा आउटसाइड के लिए जो एक पॉइंट मास का फॉर्मूला आता है। तो दैट विल बिकम माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। अभी मैंने एक आर्गुमेंट दिया है, वो आर्गुमेंट आपको समझना होगा। आर्गुमेंट ये है कि जो फील्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है जो पॉइंट मास का होता है। और पॉइंट मास का इंटीग्रेशन लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था। सो एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, यू कैन कॉपी पेस्ट, यू विल गेट द सेम आंसर फॉर आउटसाइड पॉइंट। इन केस यू आर एबल टू डाइजेस्ट दिस, तो आपको एक और बात समझ में आना चाहिए, अगर ये सॉलिड भी होता तो आउटसाइड की फील्ड यही रहती है, तो भी आउटसाइड वाले पॉइंट का पोटेंशियल यही रहेगा। So you'll find कि आउटसाइड वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल माइनस जी एम बाई आर रहेगा सॉलिड और हॉलो स्फेरिकल केसेस में। सो आउटसाइड अपना क्लियर हो जाता है। अगर आउटसाइड क्लियर है देन वी कैन गो फॉर इनसाइड वाला पॉइंट। और इनसाइड के लिए थोड़ा सा अपने को चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसको भी समझेंगे। सो इनसाइड में जाने से पहले हम लोग ऑन द सरफेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट मी अरेंज दिस थिंग सो दैट इट इज शेल। आपने लास्ट क्लास में पूछा था कि क्या हम ऑन द सरफेस डिफाइन कर पाएंगे या नहीं, तभी आप देखोगे कि अपने को कोई इशू नहीं बनेगा, तो हम पोटेंशियल हर पॉइंट पे डिफाइन कर पाएंगे। सो ऑन द सरफेस अगर आपसे पूछता है सो यू विल फाइंड कि अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ये, और वही इंटीग्रेशन आपको स्टार्ट करना होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू लेकर के अब कैपिटल आर रेडियस तक आना पड़ेगा। और ई डॉट डी आर क्या अपने को समझ में आता है कि हम इनफाइनाइट से अगर सरफेस तक भी आएंगे तो जो भी फील्ड आएगी दैट फील्ड विल बी बाय दिस। द ओनली थिंग इज कि जहां पर हम स्मॉल आर यूज कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग कैपिटल आर को यूज कर लेंगे, कैपिटल आर को। So this will become minus capital G capital M upon R. That is capital R. So on the surface का जो formula आएगा that will be minus G M upon capital R. So हम on the surface पे define कर सकते हैं और उसकी वैल्यू ये आती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ग्रेविटेशन फील्ड हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें हम सरफेस की फील्ड यूज नहीं कर रहे हैं। इसके इंटीग्रेशन में या पोटेंशियल कैलकुलेशन में जो फील्ड का यूज होता है दैट इज नॉट ऑफ द पॉइंट जहां पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, रादर इट इज ऑफ द पॉइंट्स विच आर रनिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इस पूरे जोन का फील्ड होता है और वो फील्ड हमारे पास डिफाइंड है, इसलिए हम पोटेंशियल को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपके लिए। You had a doubt, आपने लिखा है so for any particle outside a rigid body we can consider the rigid body concentrated at center of mass. Well, we should not say कि ऐसा कोई रूल होता है। We are just justifying कि यहाँ पर coincidentally ऐसा हो रहा है और ऐसा अपने को स्फेरिकल केसेस में होता हुआ नजर आता है। सो उसको हम लोग प्रूव भी कर रहे हैं कि आप बाहर की फील्ड आपने देखा था पॉइंट के जैसा ही आता है, इसलिए पोटेंशियल भी हमारी कैलकुलेशन से वैसा ही आने वाला है। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इस पूरे बॉडी को हम ऐसा समझे कि यहाँ पर लोकेटेड है और सारी कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। उससे अपने को कुछ इश्यूज बनेंगे। आउटसाइड
पॉइंट के लिए कोई इश्यूज नहीं बनेगा, आउटसाइड पॉइंट के लिए सारे पॉइंट्स सेम आएंगे, सब आंसर सेम आएंगे। हाउएवर इनसाइड वाले पॉइंट्स में फिर इशू बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का नाम नहीं ले रहे हैं और ना ही हम ऐसा बोल रहे हैं कि आप एक पॉइंट पे रखो, बट जस्ट को रिलेट करने की कोशिश करें। यूनिफॉर्म बॉडीज में इट विल बी वैलिड। हाँ, यूनिफॉर्म बॉडीज में 10 वर्ड एक्सप्लेन कि अगर यूनिफॉर्म बॉडी होगा और स्फेरिकल केस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर एम कंसीडर करते हो, देन यू नीड टू कीप इन माइंड कि दिस व्हाट एवर द रिजल्ट यू आर गोइंग टू यूज, वो केवल आउटसाइड के लिए वैलिड होगा, इनसाइड के लिए नहीं। और आउटसाइड के लिए वैलिड क्यों हो रहा है? बिकॉज की फील्ड की वैल्यू अपने को आउटसाइड पार्टिकल जैसा ही नजर आया, इनसाइड में अपना एक दूसरा स्टोरी चलने वाला है, तो हम लोग दूसरा स्टोरी लेकर के चलेंगे। सो आउटसाइड का पोटेंशियल, सरफेस का पोटेंशियल क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द इनसाइड वाला पॉइंट। व्हेन वी आर इनसाइड, और इसके डेरिवेशन से अपने को कुछ और पॉइंट समझ में आएगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपसे पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर दोगे, और अगर कुछ वेरिएशन करके लेके आएगा तो फिर अपने को डेरिवेशन करना होता है। So let's say we are at any point inside over here. गॉस लॉ इसके लिए डायरेक्टली नहीं यूज होता कि गॉस लॉ फील्ड के लिए यूज होता था। तो लेट्स से पी पॉइंट इनसाइड है और ये आर डिस्टेंस पर है, यहाँ पे अपने को पोटेंशियल निकालना है। तो वी विल स्टार्टिंग लाइक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो डीएम लेकर के इंटीग्रेट करेंगे, या फिर बेसिक जो फॉर्मूला है उसको लेकर के। बेसिक फॉर्मूला इज बाय कैलकुलेटिंग यूजिंग द फील्ड। So integration from infinity to the point P E dot dr. Again you find कि बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपको और क्लैरिफाई कर रहे होंगे। नाउ अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर यूज करनी है जो कि इनफाइनाइट से चल करके P पॉइंट तक आना चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि आउटसाइड का फील्ड तो अलग होता है, इनसाइड का फील्ड तो अलग होता है। तो एक फील्ड आपको इनफाइनाइट से लेकर के P पॉइंट तक एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, सिंगल फील्ड से आंसर नहीं मिलेगा, अपने को दो फील्ड्स लगानी पड़ेंगी। दैट मीन्स अपने को आउटसाइड अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इनसाइड को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये होगा कि हम इसको अब दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, दैट इज अप टू द सरफेस ई डॉट डी आर, प्लस फ्रॉम द सरफेस टू द पॉइंट पी ई डॉट डी आर। यू विल बी एबल टू कैच इट कि मैंने इसको दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया। नाउ ये जो फील्ड है यहाँ पर, ये आउटसाइड वाले फील्ड को यूज करेगा, और ये जो फील्ड है वो इनसाइड वाले फील्ड को यूज करेगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था। इन्फिनिटी से लेकर के अगर आर तक आप ई डॉट डी आर को करते हो, जो कि आउटसाइड वाला फील्ड है, तो उसकी एक वैल्यू है जो कि हमको ऑलरेडी पता है। और आर से पी तक, पी कोई आर डिस्टेंस होगा तो उसको स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर रेडियस तक जाएंगे तो उसके लिए ई जो एक्ट करेगा वो लगाएंगे और डी आर लगाएंगे। ओके, लेट मी आस्क, अगर आपको समझ में आ रहा तब भी, ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हो क्या आने वाली है विदाउट गोइंग फॉर इंटीग्रेशन? ऑफ कोर्स हम ई की वैल्यू रख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये वही आएगा जो अभी आप लोगों ने सरफेस तक निकाला है। सो दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। गुड। सो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी माइनस जी एम अपॉन आर। ये माइनस को भी काउंट करें तो फर्स्ट टर्म अपने को पता चल रहा है माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर। परफेक्ट। सो यू पीपल आर एबल टू कनेक्ट इट। गुड। इससे अपने को जो फायदा होने वाला है कि वो अगर कुछ और भी कहानी बनाएगा देन वी कैन फाइंड द आंसर, और रिजल्ट भी अपने को पता चल रहा है ओवर द डे। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि इस वैल्यू में या इस इंटीग्रेशन में जो ई की वैल्यू अपने को रखनी है उसका वैल्यू कितना आएगा? सो ई विच इज ऑफ द इनसाइड ऑफ स्फेरिकल शेल, एंड इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट्स और रिवाइज करते हो तो आपको याद आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल इज जीरो। दिस नंबर
नंबर इज 0 क्योंकि इनसाइड वाला फील्ड है। गुड, परफेक्ट। सो यू विल फाइंड कि दूसरा टर्म तो हमारा 0 हो गया, which basically gave us the final answer कि potential at any point inside is going to be minus capital G capital M upon capital R। और इतने सारे कैपिटल्स हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सब कांस्टेंट है। इसका मतलब इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, आउटसाइड पोटेंशियल वेरी करता है। सो यस, फील्ड इनसाइड आपको 0 पता है, आउटसाइड फील्ड माइनस जी और जी अपॉन आर स्क्वायर पता था, तो उसको यूज करके आपने इनसाइड की बात की। इस आइडिया से अपने को क्या फायदा मिलने वाले हैं फ्यूचर में? सपोज करें ऐसा बोलता है कि एक कॉन्सेंट्रिक बहुत सारे स्फीयर्स लगा दिए हैं, तो बताइए अलग अलग पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट से पहले फर्स्ट पर आएंगे, फिर फर्स्ट से अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाएंगे, इस तरह से मूव करते रहेंगे और इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट से ही चलेगा। तो उसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते रहेंगे और जो जिस रीजन में होंगे उस रीजन की ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज करके हम पोटेंशियल बताने वाले हैं। हाँ, अभी आवाज आपको आ रहा होगा। सो आउटसाइड का फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, इनसाइड का फील्ड हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अभी आवाज आ रहा है कि इंटरप्शन बिट? अगर अभी आ रहा हो तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। गुड, ऑडिबल नाउ, परफेक्ट। सो अपने को ये पूछेगा V वर्सेस R बताइए, दैट मींस पोटेंशियल वर्स बात बताना है। यू विल फाइंड कि इनसाइड वाले पोर्शन में ये नेगेटिव और कांस्टेंट रहती है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। आउटसाइड सरफेस माइनस GM/R है, तो उसको आप प्लॉट करोगे तो 1/R के हिसाब से ही आ जाएगा। सो ये आपका V वर्सेस R ग्राफ है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ, वॉइस का कुछ इश्यू आया है। एक बार आप इसको ड्रॉ कर लो और समझ लो कि क्या किया गया, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपसे कोई इस वैल्यू के बारे में पूछ सकता है, सो दैट वैल्यू इज माइनस कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस है? यू विल फाइंड कि यस, ये कंटिन्यूअस है और नेगेटिव है इसलिए डाउन साइड है। ओके, मैं री एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया, तो वॉइस का इशू बना। सो यू सी कि लाइक इनसाइड वाले पॉइंट पर ये कांस्टेंट था, नेगेटिव था, तो आपने कांस्टेंट बना दिया। आउटसाइड वाले पॉइंट्स पर आप देखोगे माइनस GM अपॉन R है, 1/R। सो इट्स लाइक कि y इज इक्वल टू सम C/X, XY इज इक्वल टू कांस्टेंट हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, यू रिमेंबर? तो ये जो दूसरा वाला वर्जन है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और आप लोग कैसे समझ सकते हैं, R इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये पोटेंशियल 0 को टेंड करेगा नेगेटिव डायरेक्शन से, तो जस्टिफाई हो जाता है। अभी साउंड आ रहा होगा प्रॉपर? आपने एक बार कुछ लिखा था तो वो भी पढ़ लेता हूँ। इन द लास्ट क्लास आई मेंट व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द पॉइंट व्हेन वी ट्रांजिशन फ्रॉम इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड where there is a break in the AC। हाँ, so आप देखोगे अगर E में ब्रेक आता है तो V में कोई ब्रेक नहीं आता है। ये आपसे कई बार पूछता भी है, अगर E में ब्रेक आता है तो क्या V में ब्रेक आता है? तो आप बोलोगे नहीं।
आई मीन जरूरी नहीं है, जैसे एक केस है, इस केस में आप देखो आपका वी विदाउट ब्रेक गया है, जबकि फील्ड का अगर आपको ग्राफ याद है तो इनसाइड वाज 0 देन देयर वाज अ ब्रेक। फिर आप पूछते हो विल इट टच 0, तो आप बोलोगे यस, ये 0 को टच करेगा इन्फिनिटी पर। दैट मींस व्हेन यू आर वेरी फार अपार्ट, आपसे ऐसा बोलता है कि आर की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो बताइए पोटेंशियल कितना है, तो हम बोलेंगे वो 0 है। सो इट विल टच 0 एट इन्फिनिटी। लेकिन आपसे अगर ऐसा पूछता है कि क्या उसको टच करता है, तो आप बोलोगे एग्जैक्टली टच नहीं करेगा, टेंडिंग टू टच करने को जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। आप बहुत दूर चले जाओगे तो उसका इन्फ्लुएंस कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, सो इट्स बी वेरी क्लोज टू इट, एंड समवेयर वेरी फार अपार्ट इट विल बी टचिंग। So that was your spherical shell case. Now we can go for a solid sphere. बुक्स में क्या होगा, या फिर आप आपके पास बेसिक तरीका क्या होगा कि आप इनके फॉर्मूलाज को याद रख लो, एंड इफ यू नो दिस डेरिवेशन इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपने फिर पूछा हाउ डिड वी डिफाइन पोटेंशियल वेयर फील्ड इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन लिमिट। ओके गुड। सो उस पर भी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो कि डायरेक्टली कंफ्यूजन रहता है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे हेल्प हाईलाइट करने की कोशिश की, अगर आपने ध्यान दिया हो। मैंने ये बोला कि जब कभी पोटेंशियल किसी पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट की फील्ड नहीं यूज करते हैं। फील्ड कौन सी यूज करते हैं, किसी और पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का फील्ड यूज होता है। जैसे हम लोग सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपने इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक की इंटायर फील्ड को इंटीग्रेट किया है। सो यहाँ पर फील्ड एक जोन से आ रही होती है और पोटेंशियल किसी पॉइंट का आ रहा होता है। उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, सो दैट वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म, अभी हम लोग यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर। एग्जाम्स के लिए काफी पॉपुलर है क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, सो वो एग्जाम में पूछ लेता है। अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड एंड आउटसाइड अपने को बात करनी पड़ेगी। मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, एंड अगर आपने समझा तो आपको आउटसाइड के बारे में ख्याल आ गया होगा कि जब हम आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो फील्ड आपको इन्फिनिटी से आउटसाइड की लगेगी, जो कि पॉइंट मास जैसी होती है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल वही आएगा जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माइनस जी एम अपॉन आर बाय द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज माइनस जी एम बाई आर, इसलिए आ रहा है क्योंकि आउटसाइड का फील्ड इन्फिनिटी से लेकर के किसी भी आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम रहता है जो पॉइंट मास का होता है। फिर इसके बाद सरफेस पर आप जाओगे तो उसी लॉजिक से बोल दोगे कि सरफेस पर जाने पर स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर, small r becomes capital R. So wherever you are getting small r, you can substitute it as a capital R. Then question will be what happens inside. तो उसके लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द सेम लॉजिक जो यहाँ पे लगाया था। इनसाइड पॉइंट पर आएंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक फर्स्ट पार्ट आएगा, एक सेकेंड पार्ट आएगा। अगर आपको ये समझता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस स्टेप से स्टार्ट कर सकता हूँ, और अदरवाइज हम लिखने वाले हैं। तो ये मिलेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। सो हम लोग इनसाइड वाले पॉइंट को कैच कर रहे हैं, बाकी का फिगर नहीं ड्रॉ किया है बिकॉज दैट वाज ऑब्वियस। तो ये पी पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, ई डॉट डी आर। देन यू विल से कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी से रेडियस तक, ई डॉट डी आर, एंड दूसरा पार्ट आएगा फ्रॉम रेडियस टू इनसाइड वाली डिस्टेंस तक और रेडियस तक, ई डॉट डी आर। देन यू विल रियलाइज कि दोनों फील्ड्स का मीनिंग अलग अलग है। फर्स्ट वाला फील्ड आउटसाइड का है, सेकेंड वाला फील्ड इनसाइड का है। If we carry on with this, then you'll find कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर है, दिस वाला, क्योंकि ये वही है इनफाइनाइट से यहाँ तक आने का वर्क डन। सो अब अपने को जो इंटीग्रेट करना है वो सेकेंड वाला करना है, यहाँ पर केयरफुल रहेंगे। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन अगर मैं यहीं पे परफॉर्म करूं तो ये आप लोग लिखेंगे कि आर से स्मॉल आर तक जाना है, ई की वैल्यू, दिस ई इज ऑफ इनसाइड
एंड यू पीपल रिमेम्बर कि इनसाइड की फील्ड क्या होती है, उसका मैग्नीट्यूड आता है जी एम स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। किसी भी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का ग्रेविटेशनल फील्ड जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर के बराबर होता है। फिर इसका डायरेक्शन लगाना है तो डायरेक्शन आपको माइनस आर कैप मिलेगा क्योंकि फील्ड इज अट्रैक्टिव, माइनस आर कैप डॉट डी आर। डी आर को हम लोग लिख सकते हैं डी आर आर कैप, द वे वी नो कि डी आर को कैसे लिखा जाता है। अब आप देखोगे आर कैप डॉट आर कैप लगेगा, आर कैप डॉट आर कैप विल बिकम 1 और ये माइनस आप इसको दे सकते हो तो ये प्लस हो जाएगा। सो अपने पास जो आ रहा है दैट इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं so you'll find capital G capital M upon R cube is outside, integration is of R dr, and then you look for the limit is from capital R to small r. You will realize कि ये इंटीग्रेशन बहुत टफ नहीं है, तो सिंस ये इंटीग्रेशन टफ नहीं है तो इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं क्विकली। सो माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर, आप चाहो तो इसको कॉमन भी ले सकते हो। सो अगर अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप पर ले सकते हैं। सो लेट्स से जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इधर रखते हैं, इंटीग्रेशन पे फोकस कर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन आपका जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 and limit will be from capital R to small r. Furthermore, I'm writing all the steps so that you can understand क्या चल रहा है। अदरवाइज इसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता है 2r क्यूब। नाउ जब आप स्मॉल आर रखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर बनेगा, कैपिटल आर रखेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर बन जाएगा। देन यू विल फाइंड कि यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर बी और आर क्यूब और वट एवर यू वॉन्ट। लेट्स से 2r क्यूब कॉमन ले लेते हैं। जब आप 2r क्यूब कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पे 2 और ऊपर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर आर स्क्वायर ऊपर आर स्क्वायर करना पड़ेगा। सो अगर आप कैलकुलेशन समझ पाएंगे देन you'll find कि it will become twice r cube और अपने माइनस बाहर निकाला है तो यहाँ पर एक माइनस जाएगा, तो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा क्योंकि एक आर तो ऑलरेडी था उसके पास। चेक इट, कैलकुलेशन यू कैन चेक एंड वंस यू चेक देन you'll find कि ये माइनस आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर है तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनल आंसर अपने पास आ गया। जो पोटेंशियल इनसाइड आता है दैट इज माइनस कैपिटल जी एम divided by twice r cube within bracket 3r square minus r square, 3r square minus r square. Okay, so this is your final result. Now ये जो potential का expression है that is for inside और outside के लिए आपको पता था, surface पर आपको पता था, तो अपने को final potential known हो गया running from the center up to infinity. Believe me, this formula is very very important. क्वेश्चन आपसे पूछता है, स्मॉल आर की वैल्यू पूछ लेगा, स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा और बोलेगा पोटेंशियल बताइए, जैसे कि सेंटर पे पोटेंशियल बताइए। तो सपोज कर लिया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, कैन यू आंसर दैट? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सो यू नो कि सेंटर पॉइंट का मतलब स्मॉल आर की वैल्यू आपको बताई जा रही है एंड यू विल फाइंड कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं, स्मॉल आर की वैल्यू सेंटर के लिए क्या बनेगी? 0 बनेगी। सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये अपने आप में एक पॉपुलर रिजल्ट हो जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, देन यू से कि स्मॉल आर को 0 कर दो। स्मॉल आर को 0 करोगे तो ये बनेगा -3/2 GM बाई कैपिटल आर। so -3/2 GM बाई कैपिटल आर, that's perfect answer for the center for purpose of gravitation potential. Good.
फिर आपसे कई जगह पूछ लेगा कि r/2 पे बताइए, r/3 पे बताइए, r/5 पे बताइए। तो जो भी स्मॉल r की वैल्यू दी जाए कैपिटल R के टर्म में उसको यहाँ पे रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपने को पोटेंशियल पता चलता है। और आउटसाइड सिंपल, ऑन द सरफेस सिंपल, इनसाइड आने पर ये चल रहा है, कॉपी कर सकते हो। और कोई स्टेप आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप जरूर पूछे। यहाँ पे अपने ब्रेन को थोड़ा सा वर्क करने दीजिए सो दैट कि आप समझें कि क्या चल रहा है। समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट द आंसर वी आर गेटिंग। ओके, इसका पीडीएफ तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। देयर इज अ वॉइस ब्रेक, अभी भी ब्रेक है, अभी नहीं आना चाहिए वॉइस ब्रेक। उस टाइम थोड़े से डिस्टर्बेंसेस हुए थे। अगर आपको ज्यादा ब्रेक लग रहा है देन यू कैन रीजॉइन। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी केस के लिए V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करने वाले। सभी लोग प्लॉट कीजिए V वर्सेस R कैसा आने वाला है, फिर आप हेल्प करेंगे हमको प्लॉट करने में। पोटेंशियल वर्सेस R फॉर सॉलिड स्फीयर। So let's say this is V, this is R axis. So that's V, that's R. You will go for this we write the formula, outside का potential minus GM upon R होता है, we have proved it. Inside का potential minus GM upon 3R is what was this, 2R cube, 2R cube रहा होगा, 3R square minus R square आएगा। So inside का potential पता है, outside का potential पता है, that means we know the mathematical expressions. और जब कभी कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नोन होता है उससे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, एग्जैक्टली नहीं, टेंटेटिवली। और वैसे भी अपने को 4 ऑप्शन देगा तो कुछ ग्राफ्स हमको रिजल्ट करना होता है। अब देखोगे ये आउटसाइड वाला एग्जैक्टली सेम जा रहा है, सो आप यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ोगे और बोलोगे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोली टाइप का जाएगा इस तरह से। और ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल, ये सरफेस का पोटेंशियल बनेगा। और सरफेस का पोटेंशियल आप यहाँ से कैलकुलेट करो या फिर इधर से कैलकुलेट करो, दोनों से सेम आएगा क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है। सो यू विल फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस कैपिटल G अपॉन M अपॉन कैपिटल R आ जाएगा। सो पोटेंशियल एट द सरफेस इज माइनस GM अपॉन कैपिटल R। ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले सेंटर पे पता किया था, सेंटर का जो दैट मीन्स 0 पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर जो पोटेंशियल आना चाहिए दैट शुड बी -3/2 GM बाई कैपिटल R। नाउ दिस इज -1, अब अपने -3/2 लगेगा, so -3/2 is going to be -1.5, right? So that will be more downside somewhere here. Center का जो potential आएगा that will be -3GM upon twice R. That means graph will start from this, has to go to this. और अगेन वो अपने को कुछ ऑप्शंस दे करके बता सकता है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूँ, आपको राइट ऑप्शन कैच करना है। तो लेट्स से कि एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है and then another option is like this. Another option is like this. So let's name them. The first वाला was 1, second 2, ऊपर वाला 3। तीन ही ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि अपने को ये सेंटर वाला पॉइंट पता चल गया। चौथा ये दे सकता था हॉरिजॉन्टल वाला। तो अगर अपने को 1, 2, 3 ऑप्शंस में राइट ग्राफ को आइडेंटिफाई करना हो, कैन बी आइडेंटिफाई। फॉर्मूला अपने पास है, हम चेक कर सकते हैं वैल्यूज को लेकर के, स्लोप्स को लेकर के, और कि कितने बार कैसे जाने वाले हैं।
सो आपके जो आंसर्स हैं 2 और 3 पे 1 नहीं है। परफेक्ट, 1 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 1 डिमांड्स फॉर स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन तो नहीं है क्योंकि आपने देखा v जो है वो r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। इनसाइड का पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन r स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक है। एंड व्हेनेवर द फंक्शन इज क्वाड्रेटिक देन यू विल फाइंड कि उसके ग्राफ पैराबोलिक आता है। तो पैराबोलिक या तो सेकंड बनेगा या तो थर्ड बनेगा, दोनों पैराबोलिक टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट नहीं आएगा। देन यू विल फाइंड कि 2 और 3 में बराबर प्रोबेबिलिटी होगी कि एक करेक्ट हो जाएगा, एक इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट मींस एक में आपको +4 मिलेगा, दूसरे में आपके -5 जाएंगे ओवरऑल। सो हाउ टू डिसाइड देन? तो आप बोलोगे इनसाइड वाले पोटेंशियल को और लिख लेते हैं प्रॉपर्ली, मैथ्स का सपोर्ट लेंगे। या उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -gm/2r³। आई एम जस्ट कॉपिंग इट, डूइंग नथिंग। 3r² - r², ये इनसाइड का है। और हम लोग जानते हैं पैराबोला में, मैथ्स में हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि जो x² है ना उसका कोफिशिएंट कैसा है। तो यू से कि कोफिशिएंट इसका, कैन यू थिंक ऑफ कोफिशिएंट कैसा है r² का? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर पॉजिटिव होगा तो ओपनिंग अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव होगा तो ओपनिंग डाउनवर्ड जाएगा, कुछ ऐसा सोचेंगे। सो यू विल फाइंड कि r² का जो अपने पास कोफिशिएंट है, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है लेकिन एक माइनस बाहर भी है, सो इसको पूरा एक्सपेंड करोगे तो प्लस हो जाएगा। r² has a positive coefficient. Good, perfect, then it's okay. So it must be opening upward. So 3 cannot be the case क्योंकि 3 जहां भी बनने की कोशिश कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, वो ओपनिंग डाउनवर्ड की बात कर रहा है, and that won't work. ये जो 2 है वो ओपनिंग अपवर्ड की बात कर रहा है, so 2 will be correct. Okay, so we can say finally the correct response will be 2. और हम 2 को मार्क करेंगे। नाउ ऑनवर्ड यू कैन रिमेंबर कि क्या चल रहा है, ये 2 होता है, तो मैं इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ। इट गोज लाइक दिस, इट गोज लाइक दिस एंड गोज लाइक दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कई तरह से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए ये कौन सा कर्व है, देन यू से कि ये पैराबोला है। देन इट विल बी आस्क्ड कि ये कौन सा कर्व है, देन यू से कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? xy = c। यू रिमेंबर दैट? दैट मींस जहां पर y प्रोपोर्शनल टू 1/x है, 1/x का ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और यहाँ पर 1/x आ रहा है, यानी 1/r आ रहा है। इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। अब आप इस पर गलती नहीं करेंगे, वो कहीं भी ट्विस्ट करेगा देन यू कैन कैच इट। और ये कंटिन्यूअस भी होता है, आगे चल करके मैथ्स में पढ़ेंगे तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये स्मूथली यहाँ पे टर्न करता है, स्मूथली, अनलाइक द प्रीवियस केस का अगर तो ये सडनली टर्न करता है। यहाँ पर एक कॉर्नर आता है, और मैथ्स में आपको बताया जाएगा जब कभी कॉर्नर आता है ना तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हम स्लोप नहीं बना सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे स्लोप नहीं आती है, स्लोप के लिए नेबरहुड चाहिए होता है। एनीवे वो मैथ्स में आपको सिखाया जाएगा तो आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखोगे स्मूथली कर्व करता है। फाइन, सो वी हैव गिवन लॉट मोर टाइम टू इट। फील्ड, scalar field या potential you call it, of this spherical shell as well as solid sphere, inside outside derivation everything with the graph. इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हम लोग बात कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगला पॉइंट हमारा ये होगा कि जो रिलेशन है वो क्या होता है। हालांकि हम लोग काफी कुछ जानते हैं, फिर भी रिलेशनशिप बिटवीन two fields, that means gravitational field as a vector and the potential as a scalar. तो पोटेंशियल और फील्ड के बीच में क्या रिलेशन चलता है वो अपने को पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करता है, कई बार आपको ग्रेविटेशनल फील्ड देगा और आपसे पूछेगा पोटेंशियल बताइए। अगर उसने ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है और पोटेंशियल पूछा है तो बेसिकली वो यही बात हुई, ग्रेविटेशनल फील्ड आपको पता है, पोटेंशियल आपको निकालना है, go for integration, do the put the limits, or yes, solve like this, whatever, you get your answer.
सो पॉइंट इज कि अगर ई नोन है तो वी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने को पता चल गया। तो उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ फिर से। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, potential of 2 point minus potential of 1 point, then it goes like minus integration from 1 point to 2 point e dot dx. So this is the formula that relates the gravitational field with the gravitational potential. आप चाहो तो 1 को इंफिनिटी पकड़ लो तो ये रेफरेंस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, then we will be equal to minus from infinity to any point e dot dr. So one relation is this. इसका हम लोगों ने यूज किया, स्फेरिकल की वजह से, पॉइंट की वजह से फील्ड को निकाला और फील्ड को इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल निकाला। नाउ इसका दूसरा वर्जन होता है, व्हाट इज द दूसरा वर्जन? दूसरा वर्जन इज कि अगर अपने को पोटेंशियल पता हो तो फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो ये आपके लिए नया हो सकता है और इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। सो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तब भी चलेगा। हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ई की जो वैल्यू आती है वो माइनस डीवी अपॉन डी आर आती है, माइनस डीवी अपॉन डी आर। सो अगर अपने को पोटेंशियल नोन है, हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे और माइनस लगाएंगे तो अपने को फील्ड पता चल जाएगी। नाउ ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हमारा फील्ड केवल आर का फंक्शन हो, 1D केस हो, या फिर इफ E is function of R only, that means वो रेडियली चेंज हो रही होगी, दैट्स ऑल। और किसी एंगल पर उसकी वैल्यू सारे एंगल्स पे बराबर चल रही होगी। कई बार ऐसा होगा कि वो 3 डायमेंशनल हो जाएगा, एक वेरिएबल पे नहीं, 2-3 वेरिएबल पे डिपेंड करेगी, जैसे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, तो उसको हम 3D वाला बोलेंगे। तो 3D में हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो E इज इक्वल टू माइनस del v upon del x, you remember this partial differentiation, I cap del v upon del y, j cap del v upon del z, k cap. So if it is in 3 dimensional और आपको प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में निकालना है, then use this. और अगर केवल r का फंक्शन दिया गया है, then use this. These are relations कि एक फील्ड पता हो तो दूसरी फील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, इसको हम लोग ग्रेडियंट ऑपरेटर कहते हैं, अगर मैंने कभी बताया हो। कई बार लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि ग्रेडियंट एक ऑपरेटर होता है, आगे चल करके आप पढ़ोगे, इसका मतलब होता है माइनस, इसका मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। बेसिकली इसमें आप देखोगे डिफरेंशिएशन और वेक्टर दोनों को मर्ज कर दिया है, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ये नोटेशन आपके लेवल पे नहीं चलता है, बट अगर कभी गलती से मिलता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ग्रेजुएशन में आपको चलेगा। अगर मैंने आपको बताया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, तो फिर आप इसे लिंक कर पाओगे। नॉर्मली ऐसा यूज नहीं करेगा नॉर्मली, बट अगर गलती से यूज करता है तो ये बेसिकली क्या लिखा गया है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ बी। डब्ल्यूपी में बताया था, गुड। सो बेसिकली वही डब्ल्यूपी वाला ही कुछ रिलेशन चल रहा है। और अपने को अगर पोटेंशियल पता होगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ई कैलकुलेट करेंगे, और ई कैलकुलेट करने के बाद पता चल जाएगा कि कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नोन है तो। हाउ वी डिफाइन डायरेक्शन इन दिस। हाँ, अब आपको क्वेश्चन ये है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्टली आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिलता है, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में तो अपने को मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? तो सिंस फील्ड हमारा आर पर ही डिपेंड कर रहा है, तो जो भी फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियल होगी, रेडियल। और वो रेडियल जैसे स्फीयर केस में टूवर्ड द सेंटर, पॉइंट केस में टूवर्ड द सेंटर, सो रेडियल रेडियली इनवर्ड्स। तो यहाँ पर डायरेक्शन अपने रेडियली पता रहेगा कि रेडियली इनवर्ड्स, एंड दिस विल बिकम रेडियली इनवर्ड्स। और इसका अपना कोई और नंबर आ सकता है, डायरेक्शन आ सकता है, वो पकड़ लो। Okay, so
आपने ये समझ लिया, कॉपी कर लिया, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिसमें वी नोन होगा तो ई कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी किए, फॉर्मूला जो डेरिवेशन था उसमें भी हुआ है, और भी कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे। सो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन। क्या वॉइस का इशू आ रहा है अभी भी? Seems like. Give me a minute. Now the screen वापस आया क्या? Sound proper हुआ क्या? हाँ सर। So we can proceed. There was interruption in between. Fine. So we'll be moving ahead from this point. So this point was like कि relation दोनों के बीच में क्या चलता है, and you got it. Example करने की हुई थी। Suppose कर लीजिए आपसे ऐसा बोलता है कि find expression for gravitational field if gravitational potential मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है is equal to minus c divided by r, let's say minus c divided by r. So gravitational potential अपने को दिया जा रहा है कि v is equal to minus c by r, of course c जहाँ पर constant है. So what will be the expression for the gravitational field? One of the simplest question, but we need to use the formula to get the correct answer. ये चेक कि v अपने को known है, e पता करना है. How we can go ahead? It's a function of r only, so that's good to solve. हाँ, इसको c upon r बोला है, minus c upon r. Okay. सभी लोग ट्राई करें. You can try, you can get answer. आपके पास फॉर्मूला है E is equal to minus dB by dr. Okay, c upon r square radial inward चलता है.
सो हाउ यू आर गोइंग टू से कि आप जानते हो ई की जो वैल्यू आती है दैट इज माइनस डी वी अपॉन डी आर, दैट्स ऑल. So minus d upon dr of v is minus c upon r. Then further calculation, it will become c constant है minus constant है बाहर निकाल लो. That will be d upon dr of r raised to power minus 1. And then you know कि इसके साथ क्या करना होता है, इसके साथ x पावर सब्ट्रैक्ट करनी होती है और आगे लाना होता है minus c r raised to power minus 2. That is minus c upon r square. So that's the field. और आप इसका आंसर माइनस सी अपॉन आर स्क्वायर दे सकते हो या फिर सी अपॉन आर स्क्वायर रेडियली इनवर्स दे सकते हो, दोनों चलेगा. वो जैसा भी ऑप्शन फ्रेम करेगा अकॉर्डिंगली अपने को एक्सप्रेस करना है. पॉइंट इज कि हम डिफरेंशिएट करते हैं तो अपने को फील्ड पता चल जाता है. नाउ अब इसको और तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है. कैसे रिप्रेजेंट करता है? स्लोप के टर्म में. कि आपको वी ग्राफ में v वर्सेस r ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो dv बाई डी आर आने वाला है. उस स्लोप का नेगेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगी. तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज negative of the slope of v versus r graph. So that is negative of slope of v versus r graph. बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है. क्योंकि ये स्लोप है, दैट्स ऑल. जैसे मैं इक्वेशन फ्रेम करूं इस पे तो इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है और एग्जाम के लिए ऑफ कोर्स फेवरेबल बन सकता है. कि लेट्स से आपको ऐसा बोलता है कि यू हैव बीन गिवन दिस थिंग, v वर्सेस r एक ग्राफ बना के दिया गया. And let's say that graph is maybe like this. और ये R नॉट है. आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ E वर्सेस R ग्राफ, या फिर चार ऑप्शन देगा E वर्सेस R ग्राफ को बताने के लिए. तो क्या आप बता पाएंगे? लेट्स से थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा देते हैं सो दैट कि आपको दो पार्ट में डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा. किसी जगह का पोटेंशियल अपने को ऐसा दिया गया लेट्स से, और अब से पूछता है कि E वर्सेस R ग्राफ क्या होगा. सो E वर्सेस R पता करने का मतलब हुआ कि अपने को E पता करना है और हम यहाँ पे पता कर सकते हैं. सो आपने ड्रॉ किया होगा या फिर ड्रॉ कर लीजिए एंड देन चेक किए कि हम लोग इस तरह से प्लॉट करने वाले हैं. E versus R. So you will say कि E is defined as minus dV by dr. That's all. That's the minus of the slope. और ये वैल्यू भी आपको दे सकता है अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंटरेस्ट आ रहा है. लेट्स माइनस वी नॉट थी. तो क्या आप जीरो से लेकर के आर नॉट वाले जोन में आप देखोगे कि स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है. क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट आता है. इसका मतलब फील्ड कांस्टेंट आने वाली है. तो जो भी कोई ग्राफ ऐसा जा रहा होगा ऐसा जा रहा होगा उसको हम हटा देंगे. क्यों? क्योंकि वो, या फिर कोई कर्व जा रहा होगा उसको भी हटा देंगे. क्यों? क्योंकि उसको कांस्टेंट होना है. और इस जोन पर आप आर नॉट तक जब प्लॉट करने वाले हो देन यू विल वॉच की इसकी वैल्यू आएगी स्लोप. पहले इसका स्लोप पता करते उसका नेगेटिव कर लेंगे. तो ये एंगल अगर आप पकड़ते हो तो आपको वी नॉट बाई आर माइनस वी नॉट बाई आर नॉट मिलेगा. तो आप लिखोगे माइनस वी नॉट बाई आर नॉट. बेसिकली कितना हो जाएगा? वी नॉट बाई आर नॉट हो जाएगा. स्लोप इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ द स्लोप विल बिकम पॉजिटिव. दैट मीन्स द ग्राफ विल बी लाइक दिस. और ये वैल्यू भी अपने को पता चल रही है वी नॉट बाई आर नॉट के बराबर. देन सडनली ये ड्रॉप कर जाएगा. फिर इस वाले जोन में आर नॉट से टू आर नॉट के बीच में कैसा ग्राफ जाएगा? So how much the value between R naught to 2 R naught you are going to find?
Again, you will measure the slope and say negative of the slope. So you'll find कि जो negative of the slope की बात हो रही है वो 0 हो जाएगा. Good. Then you'll find कि ग्राफ हमारा ऐसा जाना चाहिए. काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. वो आपको एक ग्राफ देगा, दूसरा ग्राफ आपसे मांग लेगा. So yes, वो 0 स्लोप था इसलिए हमारा उसका आंसर 0 हो गया. तो ये 0 हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, एंड वी कैन प्लॉट फ्रॉम वन टू अनदर. रीड्रॉ कर लीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑन एनी पार्ट यू आर सपोज टू आस्क. और अगर आपको समझ रहा है तो दस वेरी बेसिक, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ, स्लोप, मैथ कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में बात है. आपसे उल्टा, आपसे ऐसा बोल सकते हैं लाइक ई वर्सेस आर ग्राफ दे देगा और बोलेगा वी वर्सेस आर बताइए. तो फिर हम लोगों का क्या मतलब है कि ई नोन है, वी पता करना है, तो इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे. क्योंकि आपको पता होता है कि जब वी कैलकुलेट करते हैं तो ये जाता है ई डॉट डी आर. ई डी आर, ई डी आर क्या बनेगा? एरिया. तो इसका जो एरिया आएगा वो पोटेंशियल आएगा. ई वर्सेस आर का एरिया पोटेंशियल चेंज देता है, और वी वर्सेस आर का स्लोप नेगेटिव ऑफ द फील्ड देता है. रिलेट कर सकते हैं. एंड यू आर आस्किंग डज द एरिया ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ्स एनी. तो इसका अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो? वी डी आर. अब देखो, कभी वी डी आर हम लोगों ने किसी क्वांटिटी को डिफाइन करने में यूज किया है? तो आप बोलोगे नहीं, ऐसा कुछ यूज नहीं किया है. तो इसका एरिया जो है कोई मीनिंगफुल क्वांटिटी अपने को नहीं देने वाला है. फिर आपने पूछा दिस ग्राफ वाज फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ई. ये जो ग्राफ था वो ई के लिए था. वो आपसे ई बोलेगा तो आप ई बता दोगे. ई के लिए भी है और मैग्नीट्यूड के लिए भी है, क्योंकि पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा. और ये टोटल ई के लिए होता है, नॉट फॉर मैग्नीट्यूड. इट इज फॉर व्हाटएवर द, ये जो आपको आंसर देता है ना, वो आपको ई क्वांटिटी के बारे में बताता है. ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. अगर मैंने ऊपर बनाया होता है ऐसा, तो आपको पता चलता है कि वो ई नेगेटिव आ जाता है. तो जैसा ग्राफ दिया जाएगा उसके बेसिस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये आपको प्रॉपर क्वांटिटी देता है. लेकिन अगर आप इसको थ्योरी से रिलेट करोगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक माइनर से डाउट आ जाए कि सर उधर अट्रैक्टिव होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव कैसा है? तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पर जिस तरह से पोटेंशियल दिया गया, अब देखो ना, पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी पे 0 होता है और पास आने पे नेगेटिव रहता है. यहाँ पे डिफरेंट तरीके से दिया गया है. यहाँ पर उसने 0 पे 0 बोला है और फिर नेगेटिव दिखाया है. तो उधर हम इन्फिनिटी से इधर आते थे, अब हम 0, हमको 0 पे मिल रहा है. तो इस वजह से हमारा फील्ड कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है. तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर है. जो भी ग्राफ हमको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर देने के लिए आप ये यूज करोगे, और जैसा भी आएगा वो आपको टोटल फील्ड बताएगा. ओके, सो वी टॉक अबाउट द ग्राफ एज वेल एज दिस ई वर्सेस ई कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर अपने को आर वी नोन हो तो. एक दो और एग्जांपल पिक करते हैं. ये सारे एग्जांपल अपने आप में क्वेश्चन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. लेट्स से अपने को ऐसा बोलता है कि इफ potential, gravitational potential is given as, let's say, x square plus y square plus z square times some constant. अगर ऐसा पोटेंशियल अपने को दिया गया है, then find expression of field. So gravitational field अपने को कैसे नजर आएगी वो अपने को पता करना है. So if the potential is known, field has to be calculated. We can use the formula that we know. अब यहाँ पर x y z 3 वेरिएबल्स हैं. तो एक्स वाई जेड वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ग्रेडियंट वाला. एंड देन आप सॉल्व कीजिए. पैरेलली मैं भी सॉल्व कर दे रहा हूँ. आप बोलोगे कि ई का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to x, partial differentiation with respect to y, and partial differentiation with respect to z. And then you'll find कि इसका partial differentiation करना है.
ना दोज हु डोंट नो, ये फिर भूल गए हैं आप, तुमको बता देता हूँ कि अगर इसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स को वेरिएबल ट्रीट करोगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। सो ये आएगा c एज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x क्योंकि वो वेरिएबल था, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। सो you'll find कि del v by del x की वैल्यू अपने को मिल जा रही है 2cx। सिमिलरली हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव्स कर सकते हैं, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं और उनको प्लेस कर सकते हैं। सो फाइनली यू विल बी रियलाइजिंग कि सब में 2c कॉमन आने वाला है और आपको मिलेगा xi प्लस yj प्लस zk। अब आपको x y z की वैल्यू देकर से हो सकता है, जैसे मैं आपसे पूछ लेता 1.1 पे क्या फील्ड है, 1,0 पे क्या फील्ड है, किसी पॉइंट पे क्या फील्ड है, तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाते हैं। गुड, सो यू पीपल आर गेटिंग द राइट आंसर्स। पोटेंशियल नोन होगा, फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, फील्ड नोन होगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, सो वी कैन इंटरचेंज एनी टाइम वी रिक्वायर। फाइन, सो वी टॉक्ड अबाउट कि ये नोन होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। इस पर कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, कई बार आपसे पूछता है, तो लेट्स टेक one or two more examples. It should be negative. What should be negative? हाँ, यहाँ पर एक माइनस था, ओके, सो आई मिस्ड इट, थैंक यू। सो ई के एक्सप्रेशन में एक माइनस आ रहा था, वो आई मिस्ड दिस माइनस, सो देयर हैज टू बी, सो वी नीड टू फॉलो दिस प्रॉपर्ली एंड देन सॉल्व। तो जो आप लोगों ने आंसर दिया वो परफेक्ट है, so minus has to be there. Good. Now let's talk about कि अपने पास एक प्लेन शीट है, ऐसा बना करके आपको दिया, और ये इनफाइनाइट है, लार्ज प्लेन शीट, सिग्मा लिखा हुआ है, जैसे अपने को पता चल जाएगा कि लार्ज प्लेन शीट है, लार्ज वर्ड बोल देगा। जब कभी लार्ज ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे कि इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट सिलेंडर और व्हाटएवर, सो इनफाइनाइट बोलते ही आप समझोगे कि इनफाइनाइट बॉडी के लिए जो मास होगा वो इन्फिनिटी तक होगा। तो अपना एक अजम्पशन जो था कि इनफाइनाइट के पोटेंशियल को हम लोग जीरो लेते हैं। तो अगर ये बॉडी थी अपने पास या ये मास था अपने पास, तो इनफाइनाइट पे इसका फील्ड कितना आता है, जीरो आता है, तो इसका इन्फ्लुएंस इनफाइनाइट पे जीरो मिलता है, इसलिए हम लोग इन्फ्लुएंस पर पोटेंशियल जीरो लिखते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट मास है और इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इन्फ्लुएंस चला जाएगा। जैसे अर्थ है, अर्थ से आप बहुत दूर निकल जाओ, मे बी किसी और सोलर सिस्टम पे निकल जाओ, तो आपको अर्थ का ग्रेविटी फील नहीं करेगा वहां पर, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड जीरो हो जाएगी। मैंने तो बहुत दूर बोल दिया, अगर आप दूसरे प्लानेट पे भी जाते हो तो वो प्लानेट ज्यादा डोमिनेट करेगा, अर्थ इग्नोर हो जाएगा। सो पॉइंट इज कि अगर हमारे पास फाइनाइट बॉडी है तो इनफाइनाइट पे जाने पर उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। लेकिन सोचो कि अगर अपने पास बॉडी ही इनफाइनाइट है, तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट मास है तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर भी मास है। अगर इनफाइनाइट पर भी मास है, दैट मीन्स वहां का पोटेंशियल हम जीरो नहीं बोल सकते। तो अगर हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो नहीं बोल पा रहे इनफाइनाइट तक पॉइंट्स का, इसका मतलब है उस बॉडी का पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं करते हैं। तो कभी आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि लार्ज शीट का पोटेंशियल बताइए, या फिर इनफाइनाइट लीनियर मास का पोटेंशियल बताइए, या फिर इनफाइनाइट सिलेंडर्स का पोटेंशियल बताइए, नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसका हम पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते। पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपको किसी रेफरेंस की जरूरत होती है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम जरूर डिफाइन कर सकते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। दैट मीन्स अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है।
1 और 2 पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बताना है। किसी 1 पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पूछेगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने स्फीयर का पोटेंशियल निकाला किसी इनसाइड वाले पॉइंट पर, आउटसाइड वाले पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फाइनाइट मास था और इनफाइनाइट को 0 लेना एप्रोप्रिएट था। करेक्ट? सो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा? कुछ ऐसा बोलेगा, फाइंड gravitational potential difference. So let me write it as gravitational potential difference between, तो आपको 2 पॉइंट्स दे करके बोलेगा, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अभी वो स्टेटमेंट दे देगी कि इनफाइनाइट बॉडी के लिए क्यों नहीं डिफाइन करते, क्योंकि रेफरेंस हमारा मिसिंग होता है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपको 1 और 2 पॉइंट बताने होंगे, बिल्कुल बताने होंगे। सो लेट्स से पॉइंट 1 इज दिस, पॉइंट 2 इज दिस। लेट मी आस्क यू इवन सिंपलर क्वेश्चन कि 1 और 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस अपने को निकालना है। सो कौन सा हायर पोटेंशियल पे रहा होगा और किसका पोटेंशियल कम रहा होगा? ओके, हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वहां से ही पता चल जाएगा। जिससे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम हम x दे देते हैं। ये x गैप है। हाँ, यहाँ पर आप पकड़ सकते हो क्योंकि हमारा ये इधर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इधर से कैच कर सकते हो। एनीवे, इन दोनों के बीच का गैप x दिया गया है और अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जस्ट वॉच करेंगे तब भी चलेगा। सो अब देखोगे कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट्स हम लोग का पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 1 निकालते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस इंटीग्रेशन 1 पॉइंट से, क्योंकि 1 हमारा इनिशियल है, 2 फाइनल है, क्योंकि 1 से 2 पर गए, फाइनल माइनस इनिशियल किए हैं, ई डॉट डी आर, ये अप्लाई करेंगे। देन यू विल फाइंड कि इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। तो वो तो अपने को पता है फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। फील्ड लाइंस इस तरह से आएगी, तो फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड दैट विल बी टूवर्ड्स द मास। सिंस अपने को पता चला कि फील्ड यूनिफॉर्म है, सिग्मा की वजह से फील्ड यूनिफॉर्म होता है, यू नो दैट, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। अब लिखोगे माइनस ई बाहर डॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी आर फ्रॉम 1 to 2, 1 to 2 लिखेंगे। और अगर ए भी लिखा होता तो ए से भी लिखते। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारे लिए माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर आप लिख सकते हो। सो आप देखोगे कि जो आर वेक्टर हमारे लिए आ रहा है वो 1 से 2 वाला आर वेक्टर है, क्योंकि हम लोग 1 से 2 स्टार्ट किया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या अपने को समझ में आ रहा है? वो माइनस लेकर के आएगा, तो ये बनेगा ई इंटू आर इंटू कॉस 180, सो दैट विल बिकम ई इंटू एक्स। तो ये अपने को मिला पोटेंशियल ऑफ 2 माइनस पोटेंशियल ऑफ 1। अब यहाँ से देख सकते हो ई मैग्नीट्यूड है, एक्स लेंथ है, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब V2 माइनस V1 पॉजिटिव आया। सिंस ये पॉजिटिव आया तो यहाँ से हम लोग बात क्लेम कर पाएंगे कि V2 की वैल्यू V1 से बड़ी होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल कम है। और कितना है? E इंटू एक्स के बराबर है। एक्स ई की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो क्या आपको याद है ई की वैल्यू आती है 2 पाई सिग्मा जी, और उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकल करके अपना आंसर बन जाएगा। कॉपी कर सकते हो और जो भी पॉइंट्स आपको इलेबोरेट करना हो तो आप बता सकते हो। यहाँ पर ई आउटसाइड क्यों आया? क्योंकि वो यूनिफॉर्म था। अगर नॉन यूनिफॉर्म रहा होता तो अंदर रहता, इंटीग्रेट करते उसको, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर पाते हैं। इन केस ये आपको समझता है तो एक और छोटा सा पार्ट इसी में बी पार्ट पूछ लेता हूँ मैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो स्टेट
कर देता. Segment is between points 2 and 3. So between point 2 and point 3. So अपने को 3 दिखाना पड़ेगा. लेट्स दिखाते हैं. लेट्स से 3 पॉइंट इस वाली लाइन में वर्टिकली नीचे है और यहाँ पर है. और ये जो डिस्टेंस है इसको y बोला गया. सो 3 और 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने वाला है. तो अगर आप फॉलो कर रहे हो देन यू कैन रियलाइज कि कितना आने वाला है. तो काफी लोगों को आइडिया लग गया. दैट्स ग्रेट. तो आप बोलोगे कि V3 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 3 to 2 E dr. अब इसका जो dr लगेगा वो dr इस dy की डायरेक्शन में जाएगा और ये जो dr होगा और फील्ड है दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा. परफेक्ट. गुड. सो E और dr परपेंडिकुलर हो जाएंगे. तो यहाँ पर आप बोलोगे कि E is perpendicular to dr vector. Hence this will become 0. Hence 2 और 3 पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम रहने वाले हैं. तो इसका मतलब इसके पैरेलल कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसके पोटेंशियल सेम रहने वाले हैं. सेम पोटेंशियल रहने वाले हैं. ओके. सो यहाँ पर मैंने कई पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है. उसको मैं भी डिक्टेट करा देता हूँ, लिख देता हूँ. उनको आपको याद रखना है. कौन कौन से पॉइंट. पहला पॉइंट तो ये था कि इनफाइनाइटली लार्ज बॉडी का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं. दूसरा, यहाँ से एक पॉइंट देख सकते हैं कि कभी अपने को 2 पॉइंट्स दे और आपसे ये जानना चाहे कि पोटेंशियल किसका बड़ा होगा, तो हम फील्ड की डायरेक्शन को देख करके बता सकते हैं. पॉइंट क्या होने वाला है. पॉइंट ये होने वाला है फील्ड की डायरेक्शन में जब कभी आप जाते हो, जब कभी आप फील्ड की डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है. तो यहाँ से हम 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. तो मतलब 1 का पोटेंशियल कम होगा, 2 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी किया. वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. अगला पॉइंट और भी निकल के आया कि अगर फील्ड के हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है. दैट मीन्स पोटेंशियल्स इक्वल हो जाते हैं. उनको हम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स या इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से बुलाते हैं. तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट होते हैं इस प्रॉब्लम से. उसको मैं यहाँ पे 1 by 1 जॉट डाउन करता हूँ, आप कॉपी कर लेना. सो पहला नोट पॉइंट में ये निकला. अगर ब्रॉड वे पे लिखना चाहूँ सो ऐसा लिख सकते हैं. फॉर infinitely large body infinity cannot be taken as a zero reference, cannot be taken as a zero potential reference. तो उसको हम जीरो पोटेंशियल रेफरेंस नहीं ले सकते हैं. Hence, potential of point is not defined. Is not defined. However, we can compare the potentials. But potentials between points can be compared. Between points can be compared. हम ये बता सकते हैं कि कौन कितने ज्यादा है और कितना ज्यादा है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. तो but potentials between points can be compared and difference can be calculated.
difference can be calculated. और इसी को भी हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा भी है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया। दूसरा जो पॉइंट निकला है दैट इज अबाउट द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। सो कई बार आपसे ऐसा पूछता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायरेक्शन बताइए, या फील्ड की डायरेक्शन दी होगा तो पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल बढ़ेगा कम होगा, या फिर पोटेंशियल पता हो कम हो रहा है बढ़ रहा है तो फील्ड बता देते हैं। तो पढ़ लिखता हूँ शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल increases in the direction of field, in the direction of gravitational field। इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, एंड V increases in the opposite direction of E। अब बोलोगे कि बात तो की हुई है, यस सेम बात को दो बार लिखा गया है, लेकिन आप फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, फील्ड के अपोजिट जा रहे हो पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो हम बता सकते हो। ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर जाएंगे तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा, दैट्स ऑब्वियस पॉइंट, ई डॉट डी आर से आप पता कर सकते हो। इसी का एक दूसरा पॉइंट है, अगर अपने को ये पता हो कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है या चेंज हो रहा है तो फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ फील्ड is in the direction where decrease in gravitational potential is maximum। काफी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी डायरेक्शंस में आप जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा, तो कौन सी डायरेक्शन हमारी फील्ड को इंडिकेट कर रही होगी, फील्ड को वही इंडिकेट कर रही होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का डिक्रीज मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ डिक्रीज मैक्सिमम होगा, फास्टेस्ट डिक्रीज कर रहा होगा। इसको मैं भी एक एग्जांपल से एलिब्रेट करता हूँ, एक दो बार क्वेश्चन में डाला गया है, ट्विस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसके लिए भी एक एग्जांपल पिक करते हैं। तभी आपको याद रखना है कि जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज कर रहा होता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में फील्ड अपना डायरेक्शन रखता है, और उसका काउंटर पॉइंट ये लिखा हुआ है। आपने लिखा दिस कैन आल्सो बी थॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क बीइंग डन विद और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ यस, यू कैन थिंक दैट स्टेटमेंट डेफिनेटली। वो बेसिकली सेम लॉजिक है, लॉजिक अभी अपने पास एक ही चल रहा है, उसको अलग अलग वर्डिंग्स पे बोला जा रहा है, एंड दे आर इंटर रिलेटेड। एक थर्ड पॉइंट भी कुछ याद आया था, व्हाट वाज दैट? एक इनफाइनाइट का केस हो गया, ग्रेविटेशन डिक्रीज there was some more I stated। ओके सो अभी के लिए ये तो पॉइंट्स जो बोर्ड है वो अपने 3 पॉइंट्स। परपेंडिकुलर वाला 0 होता है, हाँ वो भी एक पॉइंट था, सो दैट्स ऑब्वियस पॉइंट, यू कैन राइट बाय इन योर लैंग्वेज। वॉइस का भी प्रॉब्लम आ रहा है, सो आई नीड टू चेक द नेट। आज कुछ इशू कर रहे हैं, थोड़ा सा अपसाइड डाउन साइड है। एनीवे अभी तक आपको ये 3 पॉइंट्स बताए, दो आपने कॉपी कर लिया है। हाँ ये जो पॉइंट है इसको जरूर लिख सकते हैं। इसमें अपने पास पॉइंट्स है और सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो उसको इक्वी पोटेंशियल बोलते हैं। सो
यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, collection of same potential points form equipotential curves और surface। तो कई बार आपसे बोलेगा कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल कर्व और सरफेस। अगर वो लाइन बना रहा होगा, कर्व बना रहा होगा, तो उसको सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स होंगे। सपोज कर लीजिए कर्व है, सभी पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो हम उसको बोलेंगे दैट्स इक्विपोटेंशियल कर्व। और अगर वो सरफेस हुआ, लेट्स से स्फीयर बना या सिलेंडर बना, तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। So what are the equipotential surface or curve? Then you say कि collection of all the points having the same potentials. अगर ये पॉइंट आपको इक्विपोटेंशियल वाला समझ में आता है, जो कि लॉजिकल है, तो क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये 2 और 3 सेम पोटेंशियल पर थे? यस। क्या 2 और 3 के बीच में जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सब सेम पोटेंशियल पर रहे होंगे? तो क्या इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या ये लाइन सेम पोटेंशियल की हो जाएगी? तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगी। सिंस ये शीट है, तो आप पाओगे कि केवल ये लाइन काम नहीं करेगी। शीट के पैरेलल एक दूसरा शीट होगा, एक प्लेन होगा। तो वो प्लेन जो आएगा दैट विल बी इक्विपोटेंशियल प्लेन। तो यहाँ पर आप पाओगे कि इस केस में शीट के पैरेलल जितने भी प्लेन्स आएंगे सब इक्विपोटेंशियल होंगे। सब इक्विपोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, इसके हर एक पॉइंट के पोटेंशियल बराबर है, इसके हर एक पॉइंट के पोटेंशियल बराबर है। इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो, इसका जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे इक्विपोटेंशियल surfaces are plane in the 3D aspect, जो मैंने बताने की कोशिश की है। और वो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि 2 और 3 का पोटेंशियल सेम है, तो इस लाइन पे सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ऐसा ही लाइन हम पैरेलल स्क्रीन के बाहर बनाते हैं तब भी सेम रहेगा। उन सबको ज्वाइन कर देंगे, एक प्लेन बनेगा जो कि इस शीट के पैरेलल जाएगा। तो शीट के पैरेलल हर एक प्लेन जो होगा वो एक इक्विपोटेंशियल प्लेन का काम कर रहा होगा। So net potential will be zero. No, I'm not saying net potential will be zero. I'm saying कि potential different, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। हर एक पोटेंशियल जो सरफेस को बनाते हैं, जो कर्व को बनाते हैं, उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जीरो तो केवल इन्फिनिटी पे मिलता है। अभी इमेजिनेशन आपकी बढ़वाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। लेट्स से कि अपने पास एक पॉइंट है, पॉइंट मास है m। क्या आप बता सकते हो कि इसके जो इक्विपोटेंशियल लाइंस या सरफेसेस क्या बनने वाला है और किस तरह का बनने वाला है? एक पॉइंट मास के लिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का कलेक्शन आपको क्या देगा? तो आप देखोगे कि अगर आपने इस तरह से एक सर्कल बनाया इसको सेंटर मानते हुए, तो इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर डिस्टेंस आपने बराबर रखी तो पोटेंशियल अपने को मिलने वाला है -gm/r। अगर एक आर चूज किया है तो आपको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। ये पॉइंट मास है। तो क्या केवल ये सर्कल रहेगा या फिर हम स्फीयर की बात कर सकते हैं? अगर हम आर डिस्टेंस ऊपर भी आते हैं, इनसाइड भी जाते हैं, तो क्या अपने को एक स्फीयर मिलता है, स्फेरिकल शेल। सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो शेल ही होगा। तो आप सर्कल बोलते हो तो इसका मतलब आपने केवल 2D इमेजिन किया है। 3D इमेजिन करो। तो अगर 3D इमेजिन करोगे देन यू विल रियलाइज कि एक पॉइंट मास की वजह से अगर हम किसी लेट्स से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाएंगे, तुमको हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। इसका मतलब है कि पॉइंट मास के पास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे वो स्फेरिकल होंगे। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसका अपना एक पोटेंशियल होगा और इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। नो, आप दूसरा स्फीयर ड्रॉ करोगे, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा।
अगले को ड्रॉ करोगे, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। तो ये दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। नाउ व्हाट नॉट टू बी कंफ्यूज्ड कि इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सबके अपने अलग अलग पोटेंशियल्स हैं। तो एक सरफेस का एक पोटेंशियल और उस सरफेस के सभी पॉइंट का सेम पोटेंशियल। जस्ट नो। सो पॉइंट मास की वजह से अपने को स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मिलते हैं। ये आपसे पूछ सकता है, हम बोलेंगे स्फेरिकल इन नेचर। नाउ अभी आप कुछ कनेक्ट हुए हो, तो क्या लास्ट पॉइंट ये बता सकते हो कि अगर अपने पास मास ऐसा है, इनफाइनाइट लॉन्ग लीनियर मास है, अगर अपने पास इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर मास है तो इस सरफेसेस आने वाले हैं 3 डायमेंशनल में। कैन यू इमेजिन व्हाट टाइप दे आर गोइंग टू बी? सो यू कैन एक्सटेंड योर इमेजिनेशन एंड you'll फाइंड कि अगर हम लोग इसके r डिस्टेंस पे जाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। और वही r डायरेक्शन को अगर हम लोग एलोंगेट कर देते हैं पैरेलल टू द एक्सिस, तो उसके कर्व पार्ट के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। Then you will realize, yeah, you identified right. They are going to be cylindrical equipotential surfaces. ये बनाना नहीं चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट है, तो बहुत दूर जा रहा है। तो जो सर्फेसेस हैं, हम लोग सर्फेस की बात कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी सिलिंड्रिकल। इक्विपोटेंशियल। अगर आपको साउंड आ रहा हो, अभी फिर से कुछ चला है इंटरप्शन का, तो एक लास्ट पॉइंट और मैं पूछ लेता हूँ। Am I audible now or not? Now ठीक है। तो लेट्स से कि अपने पास ये लास्ट लास्ट पार्ट है, इमेजिनेशन फिर से आपको करनी है। लेट्स से कि ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट है, इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आने वाले हैं? लार्ज प्लेन शीट। तो ये अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था। इफ यू रिलेट, आई एम ट्राइंग टू टेल दिस द सेम स्टोरी कि अगर अपने पास लार्ज प्लेन शीट है, तो उसके पैरेलल जितने भी शीट्स आएंगे सब के सब इक्विपोटेंशियल होंगे। क्यूबॉइडल नहीं बोलेंगे क्योंकि क्यूबॉइडल में अपने को और डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। ये प्लेन शीट में केवल सीट वाली डायमेंशन बड़ी है, बाकी डायमेंशंस के बारे में हम लोग नहीं बोलने वाले। तो प्लेन बोलना है तो शीट सरफेस बोलना है तो आप प्लेन बोल सकते हो। आप वैसे क्यूबॉइडल बोल भी सकते हो, उतना ज्यादा हर्ट नहीं करेगा लोगों को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना इधर होता है इधर होगा, उधर से भी आप कंबाइन कर रहे होगे। बट बेटर टू से कि वो शीट्स हैं पैरेलल टू द शीट्स, वो दोनों तरफ आएंगी, इस साइड भी आएगी उस साइड भी आएगी। तो ये सभी अपने अलग अलग पोटेंशियल हो सकते हैं। लेट्स इसका V1 है, इसका V2 है, लेकिन इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल V2 है। प्लेन शीट्स हैं, तो यहाँ पर जो इक्वी पोटेंशियल आएंगे वो प्लेन शीट्स आएंगे। सो यू गॉट टू नो कि सरफेसेस कैसे आते हैं इक्वी पोटेंशियल। सो आपको कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखना है और वो देखना है कि सिमेट्री के बेसिस पे हम बता पाएंगे बहुत इजीली। और ये जितने भी एग्जाम्पल तीनों बताए वो सिमेट्रिकल केस है। थोड़ा सा असिमेट्रिकल करेंगे तो फिर अपने को पोटेंशियल मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो सरफेस बनाना पड़ेगा, फिर उसके बारे में बताना पड़ेगा। उतना ज्यादा नहीं पूछता है, जनरली ये पूछेगा कि ये ऑब्वियस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम बता पाएंगे। तो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस लर्न कर लिया और फील्ड की डायरेक्शन, पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल के चेंज का कैसा चलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के लेक्चर में एग्जाम को लेकर के। सो आपका टाइम भी हो गया है, कोई क्विक क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और एल्स वी विल बी वाइंडिंग अप नाउ। नेक्स्ट क्लास में
थोड़े से पॉइंट्स हैं और हम लोग बेसिकली प्लानेटरी मोशन की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। जितना मेन पोर्शन था वो कवर हो गया। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में, सारा कुछ थिंकिंग ओरिएंटेड है, लर्निंग ओरिएंटेड है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको शायद ना मिले, बट जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक बिल्डअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद हम लोग प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे। ओके, आपने लिखा है व्हाट अबाउट अ फाइनाइट लीनियर मास विल वी गेट अ कैप्सूल लाइक शेप। यस, उसके लिए अपने को बहुत कुछ मैथमेटिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अपने को ऐसे पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे जहां पर सेम पोटेंशियल मिलता हो और उन सेम पोटेंशियल पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा। कई बार अपने को सरफेस बनता हुआ नजर आएगा, कई बार सरफेस नहीं बनता नजर आएगा, कुछ पोर्शन सरफेस बनाएगा, बड़ा सरफेस नहीं बनेगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। बट यस, अगर वो बोलता है कि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल है, देन वी कैन ज्वाइन, वी कैन से कि दैट्स द सरफेस। फाइनाइट केस में लेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि कितना लेंथ हम लोगों ने चूज किया है। आपने लिखा 3 डायमेंशनल लीनियर मास, 3 डायमेंशनल लीनियर मास इलोंगेट सिलेंड्रिकल सिलेंडर। हाँ, तो अगर इलोंगेटेड सिलेंडर होगा तो उसका भी सिलेंड्रिकल सरफेसेस आपको मिलने वाले हैं। मॉड्यूल ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, वो प्रिंटिंग पर है इस समय और प्रिंटिंग भी कंप्लीट हो गया है। इट विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली, मे बी टुडे और मे बी डे आफ्टर। ऑफिस पे आ जाएगा। The module is almost ready. Soon you will get a message to collect. Okay, so if that is all for the day, so see you tomorrow. Thank you, everyone.